Hello everyone, my name is Ankit Pandey and today we will take our third lecture on electrostatic lecture series, and this lecture is all about the Coulomb's law. Okay, in this lecture we will discuss what is Coulomb's law and what is its mathematical form and what is the SI unit of charge, as well as in the last topic we will see the mathematical form of Coulomb's law in vector form. Okay, so first we will write the Coulomb's law definition. Okay, so this is the definition. According to this law, if 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a distance r, then there is an electrostatic force acting between them, and this force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, इसको समझते हैं थोड़ा. ये लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए 1 पॉइंट चार्ज ये है और 1 पॉइंट चार्ज ये है, ठीक है. इसका जो अमाउंट है मान लीजिए वो Q1 है और इसका जो अमाउंट है वो मान लीजिए Q2 है, और इनके बीच जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, राइट, इनके बीच जो हमारा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, ओके, सो ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इसको हम मान लेते हैं कि ये R है, ठीक है. तो इस लॉ के हिसाब से जब इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जब वो फोर्स एक्ट करेगा तो उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ओके, मैं Fe से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा या जो स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है. ये स्टेटमेंट बोलता है ये लॉ. ओके, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है इसको हम लोग हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ले लेते हैं हम लोग Fe इज इक्वल टू के, कैपिटल के, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, नाउ इस k का जो वैल्यू है, इस k का जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर, है ना, कौन सा हमने मेजरमेंट सिस्टम लिया है, जैसे MKS लिया है या CGS लिया है. सो k क्या है, k इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट and its value varies on different system of
measurement. Okay, so K is a proportionality constant and its value varies on different system of measurement like MKS and CGS. So अगर हम लोग MKS सिस्टम पे देखें, if K is measured in MKS सिस्टम, तो उस केस में जो K की वैल्यू आती है ये बेसिकली होती है K इज इक्वल टू 1/4 पाई, एंड एक नया टर्म आया है ये वाला, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होता है. ठीक है, और यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग कहते हैं, अभी बताते हैं इसको, पहले रफ कर लेते हैं थोड़ा. ओके, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये कहते हैं हम इसको. ओके, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी जो वैल्यू है ये आती है आपकी स्पेस के लिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ओके, एंड यूनिट इसका हो जाता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर. ओके, ये इसका यूनिट हो जाता है. तो अगर इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू K में हम पुट करेंगे तो K की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई पाई इज 3.14 अप्रॉक्स एंड मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट. सो एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12. राइट नाउ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 9 इंटू 10⁻9 के आसपास. ओके, और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर. ओके, अच्छा ये तो आ गया K की वैल्यू किस में? MKS में, MKS सिस्टम में. राइट, तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं पीछे वाले इक्वेशन में जो हमारा कूलम्ब्स लॉ का था, हमने डिराइव किया था, तो F इज इक्वल टू K था, तो K की जगह हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ. ओके, इन MKS सिस्टम. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ. ओके, यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है. ओके, अच्छा CGS में क्या होता है इसका वैल्यू? तो CGS में इसका जो वैल्यू है उसको भी जरा देखते हैं. ओके, इन CGS K is equal to unity. क्या मतलब हुआ कि CGS सिस्टम में K की जो वैल्यू है ये 1 के बराबर आती है. ठीक है, तो 1 के बराबर आएगी तो उस केस में जो कूलम्ब्स लॉ है ना, क्या था हमारा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बट K इज इक्वल टू 1 implies that is Q1 Q2 by R square. Okay,
So Fe is equal to Q1 Q2 by R square. Okay, so this is the Coulomb's law mathematical form in CGS unit. Okay, अच्छा ये तो हो गया हमारा Coulomb's law. अब बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ये जो चार्ज है ना, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है. अच्छा, चार्ज का ऐसा यूनिट तो हमने पढ़ा था, दैट इज कूलम. ठीक है, तो उसको बेसिकली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, पिछले लेक्चर में हमने किया था. चार्ज का हमने ऐसा यूनिट निकाला था, कूलम होता है, और स्टेट कूलम, ESU, EMU, ये सब हमने देखा था सारी चीज़ें. सो ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म. ओके, नाउ अब ये वाला इक्वेशन है, इसके अंदर जो ये वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है, ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से इसकी वैल्यू में चेंजेस आएंगे. ठीक है, जैसे ये इस एप्सिलॉन नॉट तो हमने लिया था जब ये इसके आसपास, इस चार्ज सिस्टम के आसपास क्या था, वैक्यूम. ओके, दैट इज स्पेस. लेकिन क्या हो अगर मैं इस चार्ज सिस्टम को, है ना, इस चार्ज के सिस्टम को मैं किसी मीडियम में डाल दूं, मान लीजिए मैं इसको किसी लिक्विड में डाल दूं, तो उस केस में ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू चेंज करेगा. ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर मैं इसको वैक्यूम की जगह मैं इसको किसी मीडियम में डाल रहा हूं. ओके, तो ये जो मीडियम है ये बेसिकली हमारा लिक्विड है. तो इस केस में जो पहले स्पेस में जो फोर्स लग रहा था ना, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, इक्वेशन नंबर 1, तो पहले जो स्पेस में फोर्स लग रहा था वो था हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. लेकिन अब इसी चार्ज सिस्टम को जब मैं किस में लेके आया, जब मैं इसको एक लिक्विड, एक मीडियम के अंदर लेके आया, तो उस केस में फोर्स में चेंजेस आएंगे, है ना, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी चेंज करेगी. तो ये क्वांटिटी चेंज करेगी, तो उस केस में देखते हैं क्या होता है. So electrostatic force when both charges are placed in a medium. Okay, so उस केस में जो फोर्स होगा, तो मैं इसको एफ एम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मीडियम. तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन. ओके, अब एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन होगा. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ठीक है, अच्छा ये हमारा इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, we get Fm upon Fe. Okay, Fm upon Fe is equal to, अच्छा यहाँ पे जो Fe है ना, ये स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक काम कर लेते हैं, इसको E की जगह मैं इसको नॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, है ना, प्योर सिंबल. सो Fm by F naught is basically equal to this is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2, oh sorry, this is epsilon R square, and again 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Okay,
सो ये क्वांटिटी तो कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एफ एम बाई एफ नॉट की जो वैल्यू है ये आएगी एप्साइलन नॉट अपॉन एप्साइलन, ओके, एप्साइलन नॉट अपॉन एप्साइलन। अच्छा, अब इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट, ओके। and this quantity, this epsilon by epsilon naught, this quantity is known as nothing but dielectric constant, okay, that is K, okay, and K क्या है, where K is dielectric constant, right, so K is dielectric constant। अच्छा, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि स्पेस के मुकाबले, जैसे ये मेरा चार्ज सिस्टम है, तो ये जो चार्ज सिस्टम है इससे इसमें जब इसको मैं रखूँगा तो वहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो स्पेस के मुकाबले जो हमारा कोई दूसरा मीडियम है जिसके अंदर मैं इस चार्ज सिस्टम को स्पेस से रिमूव करके रख रहा हूँ, है ना, जैसे मैंने इसमें लिक्विड में रखा था, तो ये जो क्वांटिटी है कि ये बेसिकली हमें बताता है कि स्पेस के मुकाबले इस मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अमाउंट में कितना चेंज आएगा, ओके। तो ये बेसिकली चेंज बताता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अमाउंट में कितना इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, राइट। अच्छा, इंक्रीज तब आएगा, ठीक है, इंक्रीज तब आएगा जब इंक्रीज तब आएगा जब ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार, तो हमारे पास इक्वेशन आया था k इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। अच्छा, केस ले लेते हैं, केस 1, इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, तो इस केस में क्या होगा, तो देखिए एप्सिलॉन अगर एप्सिलॉन नॉट से बड़ा हुआ, राइट, तो उस केस में बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिक्रीज करेगा, ओके। इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट implies that k is greater than 1, okay. So in this case electrostatic force will decrease, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डिक्रीज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें डिक्रीज करेगा। तो अगर हम फ्री स्पेस से किसी भी सब्सटेंस को किसी मीडियम में लेके आते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज करता है, ठीक है। यही रीज़न है कि जो हमारा NaCl होता है जब हम उसको एयर में रखते हैं, है ना, तो उस केस में ना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग लगता है उनके अंदर, है ना, NaCl के Na प्लस एंड Cl प्लस के केस में, जैसे Na प्लस है एंड Cl माइनस है, तो जब मैं इसको एयर में रखूँगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। लेकिन सेम सिस्टम को जब मैं वाटर के अंदर डाल दूं तो उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वीक हो जाता है, ठीक है।
तो वीक होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो Na+NCl- इजिली टूट जाता है। ओके, तो वहाँ पे भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू का यूज़ करते हैं। अच्छा, वाटर के लिए, फॉर वाटर K इज इक्वल टू 81, है ना। वाटर के लिए K की जो वैल्यू है वो 81 के आसपास होती है। एंड फॉर एयर, एयर के लिए जो K है इसकी वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। उसके लिए वैल्यू 1 होती है। सो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका हम यूज़ करके बेसिकली फोर्स में कितना चेंज आ रहा है जब वो मीडियम हम चेंज कर रहे हैं उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब लास्ट चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि था हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, सो वो भी देख लेते हैं हम लोग जरा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, दो तरीके से देखेंगे। पहला तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में देखेंगे और दूसरा देखेंगे हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में। सो फर्स्ट वी विल सी इन displacement vector. So Coulomb's law in terms of displacement vector. Okay, ठीक है। सो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। वैसे लेने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में देख रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। दोनों स्टैटिक चार्ज हैं और मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है, एंड इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं हमारा R है। ओके, R है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली इस लॉ को, जो कि हमारा फोर्स बताता है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमने जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखा था कूलम्ब्स लॉ का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा था? ये बता रहा था आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओके, अब मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जो फोर्स है Fe, है ना, ये बेसिकली होगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। ओके, मान लेता हूँ n कैप इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स है वो यहाँ पे दो फोर्सेस होंगे। पहला फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा एंड दूसरा इन रिस्पॉन्स ये इसके ऊपर लगाएगा, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसके और इसके वजह से चार्ज। तो सबसे पहले हम इसका वो लिख लेते हैं, रिमार्क्स। सो लेट अस कंसिडर two point charges Q1 and Q2 separated by a distance R. Okay, separated by a distance R.
लेट F12, ओके। अच्छा, इसका थोड़ा ध्यान से देखिएगा। F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ओके। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज नोन एज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो आ गया हमारा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। ऑल्सो F2 ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा, ये होगा सेम फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ठीक है, ओके। अब हमें लिखना है बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स के लिए कूलम्ब्स लॉ को, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो दोनों के लिए हमें इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग F1 ऑफ 2 निकालते हैं। तो F1 ऑफ 2 मतलब फोर्स ऑन 1 चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ओके। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, राइट, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो होगा बेसिकली, ओके, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो बेसिकली हो जाएगा हमारा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग, ये बेसिकली होगा वेक्टर फॉर्म में, और कहाँ से होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 to 1। अच्छा, मैंने 2 to 1 क्यों लिखा है, देखिए 2 to 1 इसलिए लिखा है क्योंकि जो फोर्स है वो ओरिजिनेट कर रहा है चार्ज 2 से, ओके, और किधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, टुवर्ड्स चार्ज Q1, है ना, इसकी तरफ लग रहा है फोर्स, तो इसलिए मैंने लिखा है R2 ऑफ 1, ठीक है, ओके। सो अगर मैं लिखूं वेक्टर फॉर्म में, तो F1 ऑफ 2 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 ऑफ 1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर ऑफ R2 ऑफ 1, ओके। एंड ओके, अच्छा, इसको, ये जो है हमारा, इस इक्वेशन को अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अच्छा, इसको ऊपर लिख लेते हैं या इसको इधर ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा F1 ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 ऑफ 1 का स्क्वायर एंड R, ओके वेट, दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर, ओके, R कैप। सो ये हो जाएगा R2 ऑफ 1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 ऑफ 1 वेक्टर, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये बेसिकली आपका आएगा इस रिलेशन से, R2 ऑफ 1 जो वेक्टर है, किसी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इस यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो उस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, ओके। ओ सो फाइनली क्या आएगा हमारे पास इक्वेशन, F1 ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 ऑफ 1 वेक्टर का क्यूब मल्टीप्लाई
R2 of one vector. Okay. So this is the final relation. Okay. सेम दूसरे वाले के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं. तो दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? So force on charge 2 due to 1 is given as, okay, so आप चेंजेस कर देंगे. तो अब ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये इधर हो जाएगा, है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. सो 2 and 1, एंड यहाँ क्या चेंजेस आएंगे? अब ये हो जाएगा 1 and 2. ठीक है. ओके. सो अगर मैं लिखूँ F2 of 1, so it will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by magnitude of R1 of 2 vector square and unit vector of 1 of 2. ओके. सेम पीछे जो किया था सेम चीज़ करेंगे. 2 of 1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught and Q1 Q2 and this will simply मैं इसको लिख दे रहा हूँ 1 of 2 of cubic and R1 of 2 vector. ओके. सो अच्छा, पीछे वाले इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते थे, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते हैं. तो इक्वेशन नंबर 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 हमारा था F1 of 2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R2 of 1 का होल क्यूब डॉट R2 of 1 वेक्टर. ओके, वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था. अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे. ठीक है. नाउ प्रूविंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके. सो कोई भी इक्वेशन उठा लो आप. ठीक है. जैसे कि मान लो इक्वेशन नंबर मैं 1 ले लेता हूँ. ठीक है. तो F1 of 2 वेक्टर इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by magnitude of R2 of 1 of cubic and R1 of 2. Sorry, this is 2 of 1. Okay. So ओके, यहाँ पे ओके. सो यहाँ पे राइट. तो ये देखिए यहाँ पे ये R1 of 2 है. ओके. इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से होगा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड टर्मिनेट्स टू 2. एंड जो 2 of 1 होगा उसका डायरेक्शन कहाँ से होगा? वो होगा R2 of 1. सो वो स्टार्ट होगा Q2 से और एंड होगा Q1 को. ठीक है. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो R1 of 2 वेक्टर है इट इज़ नथिंग बट नेगेटिव वेक्टर ऑफ R2 of 1 वेक्टर. ओके. एंड मैं ये भी लिख सकता हूँ कि R1 of 2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा R2 of 1 वेक्टर के. ओके. दोनों का सेम ही लेंथ है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है दोनों का, बस डायरेक्शन अलग. तो इस चीज़ को अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि F1 of 2 वेक्टर
is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. ओके, यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, Q1 Q2 एज इट इज, Q1 Q2 बाई, ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ R1 वेक्टर का क्यूब, एंड इसको लिख सकता हूँ R1 वेक्टर बट विथ अ नेगेटिव साइन. ओके, विथ अ नेगेटिव साइन, राइट. ओके, सो फाइनली इसको लिख लेते हैं. इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर का क्यूब, एंड this is R vector 1. Okay, and what is this? This is nothing but F2 of 1. Okay, and this is the Newton's third law. Okay, hence proved.